नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबल और आगे बढ़ने से पहले एक रुख सीधा सुर्खियों की तरफ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। कल ही ईडी ने गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए कहा, आपने सीएम केजरीवाल के जरिए की मनी लॉन्ड्रिंग। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में संभालेंगे चुनावी मोर्चा। उधर इंदौर, उज्जैन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद राजस्थान रवाना होंगे जेपी नड्डा। ओम बिरला कोटा से भरेंगे नामांकन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज से दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन, तो वहीं राहुल गांधी वायनाड से शुरू करेंगे अभियान। नामांकन भरने से पहले करेंगे रोड शो। सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा भी राहुल के खिलाफ भरेंगी पर्चा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कल हुए मुठभेड़ में आज सुबह 3 और नक्सलियों के शव बरामद। अब तक 13 नक्सलियों की मौत सर्च अभियान जारी। भारत में आर्थिक मोर्चे पर आई अच्छी खबर। 2025 में 6.6% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड बैंक ने जताया अनुमान। मुंबई में आज से आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक। 3 दिन की समीक्षा बैठक में रेपो रेट में कटौती की उम्मीद। ताइवान की राजधानी ताइपे में भूकंप से तबाही। जापान और फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी। भारत ताइपे एसोसिएशन ने वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने को चुनौती दी है। फिलहाल केजरीवाल शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। आज की सुनवाई से पहले कल हाईकोर्ट में ईडी ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया। उसमें कहा गया कि शराब घोटाले से आए रुपयों का सबसे ज्यादा लाभ आपको मिला। इस बात के पुख्ता सबूत है कि हवाला के जरिए साउथ ग्रुप से जुड़े लोगों ने आप गोवा के चुनाव अभियान में 45 करोड़ रुपए की नकदी भेजी। ईडी ने कहा कि आप कार्यकर्ताओं द्वारा वेंडर्स, सर्वे वॉलंटियर, विधानसभा प्रबंधकों वगैरह को गोवा में नकद भुगतान किए जाने की सबूत है। ये नकदी आप गोवा चुनाव अभियान में शामिल लोगों ने हासिल किए, जिन्हें आपसे सीधे उनके बैंक खातों में सैलरी मिलती थी। ये कहना बेतुका है कि याचिकाकर्ता, जो दिल्ली के सीएम है, खुद हवाला लेन देन को संभालेंगे। इसलिए साजिश के बारे में उनकी जानकारी ही प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के लेन देन और इस्तेमाल में उनकी भूमिका को दिखाने वाला अहम सबूत है। अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति के निर्धारण में सीधे तौर पर शामिल हैं। इस नीति के जरिए कुछ लोगों को फायदा पहुंचाकर उनसे रिश्वत वसूलने में वो शामिल रहे। साथ ही ईडी ने कहा कि केजरीवाल पार्टी के संयोजक है, पार्टी के कर्ता धर्ता है। रिश्वत की रकम का इस्तेमाल गोवा के चुनाव प्रचार में किया गया। और इस बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, संजय सिंह के बाद क्या हम मान सकते हैं कि केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया की भी अगर बात की जाए तो उनकी जमानत पर कुछ रास्ता साफ हो सकता है? आंचल, संजय सिंह को जो जमानत दी गई है उसमें एक बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ कही है कि इस आदेश को किसी और मामले के लिए उदाहरण बनाकर पेश नहीं किया जा सकता। संजय सिंह को जो राहत दी गई है वो केवल उनके मामले में दी गई है, क्योंकि संजय सिंह का जो भूमिका है इस पूरे घोटाले में, कथित घोटाले में, वो बहुत सीमित है। वो पैसे को रिसीव करने और उसको आगे बढ़ाने की रही है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जैसे मनीष सिसोदिया और केजरीवाल हैं, इनको की कॉन्स्पिरेटर कहती आई है
ईडी। और ये आप जो कल का जो ईडी का हलफनामा है उसको देखें, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। वो ये कहें कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ भी इनको इसमें मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हुआ है, तो इससे वो पाक साफ नहीं हो जाते। अल्टीमेट बेनिफिशियरी इसमें आम आदमी पार्टी है, जिसके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हैं। तो जो पूरी साजिश रची गई है और जो 45 करोड़ रुपए जो कंपनियों से आए थे, जो साउथ ग्रुप से आए थे, उसको कैसे कैश में पेमेंट की गई है, पार्टी कार्यकर्ताओं को जो गोवा के थे उनको दिया गया है ये सारा धन। तो ये अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर के एक बड़ा सबूत है। ईडी का ये कहना है कि वो ये नहीं कह सकती कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें कोई इसमें फायदा पहुंचा था या उनके पास इस पैसे को दिखाया जाए। अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी को इससे फायदा पहुंचा और उसके संयोजक अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। ये ईडी की दलील है, इसीलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल की इस याचिका का विरोध किया है। आंचल, उम्मीद यह है कि इस पर सुनवाई थोड़ी लंबी चलेगी, विस्तृत सुनवाई होगी, क्योंकि ईडी का हलफनामा ही अगर आप देखें तो काफी लंबा चौड़ा हलफनामा ईडी ने दाखिल किया है और इसमें कई ऐसे लीगल इश्यूज हैं जिन पर हाईकोर्ट विस्तार से सुनवाई के बाद एक आदेश पारित करेगा। विकास, जिस तरह से लगातार ये बात सामने आ रही है कि मनी ट्रेल को ईडी ने अपने हलफनामे में पुख्ता तौर पर साबित किया है, फिर क्या बेसिस है अरविंद केजरीवाल के पास कि वो इसे चुनौती दे रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल कई तरह से इसमें अपनी भूमिका से बचते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, उन्होंने आप देखें कि जो ईडी ने ये दावा किया है राउज एवेन्यू कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो मुख्य इसमें भूमिका थी सबसे पहले जिसकी नाम सामने आया था, विजय नायर, उससे उनका कोई लेन देन नहीं था, वो कि दूसरे मंत्रियों को रिपोर्ट करता था। तो अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले विजय नायर से अपनी नजदीकी को खारिज किया है और ये कहा कि वो नहीं जानते विजय नायर क्या करता था, कि कौन सी मीटिंग लेता था साउथ ग्रुप के साथ, उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। दूसरी जिम्मेदारी से वो ये बच रहे हैं कि वो बेनिफिशियरी नहीं है, उनको कोई पैसा नहीं मिला है इस पूरी नीति से, ना ही अभी तक ये उनके मनीष सिसोदिया के बारे में भी, मनीष सिसोदिया की भी यही दलील है कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें कोई इसमें एक पैसे का फायदा नहीं हुआ है। लेकिन ईडी का ये कहना है कि जब पार्टी को सीधे सीधे अंत में फायदा पहुंच रहा है, जिसका इस्तेमाल वो चुनाव अभियान में कर रही है, तो पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, खास तौर से अरविंद केजरीवाल संयोजक के तौर पर, वो इससे बच नहीं सकते। ये सारी तकनीकी बिंदुओं पर वो अपने बचाव कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ठहरती नहीं है। इसके अलावा ईडी ने उनको कन्फ्रंट भी कराया है अन्य आरोपियों से और गवाहों से, खासतौर से अप्रूवर से। और इसके साथ जब ये हरीश नायर से उन्होंने ये कहा कि उनकी कोई जान पहचान नहीं है, तो ये भी ईडी का दावा है कि उन्हें व्हाट्सएप चैट दिखाए गए हैं नायर के साथ उनके, उस पर हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कोई टिप्पणी नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया। तो इसीलिए कुल मिलाकर ईडी का ये केस है कि अरविंद केजरीवाल जो ये अब तक कहते आए हैं कि आबकारी नीति में उनका कोई योगदान नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, मनीष सिसोदिया ने सारे फैसले लिए, वो गलत है और वो इससे बचने के लिए दूसरों का नाम ले रहे हैं, अब चाहे वो आतिशी हो चाहे सौरभ भारद्वाज। विकास, इसमें अगर जिस तरह से आज याचिका पर सुनवाई होनी है, अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं जाता है अरविंद केजरीवाल के, तो उनके पास क्या कानूनी विकल्प बच जाते हैं? अगला विकल्प उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हीं दलीलों के साथ जाएं कि उनकी जो पूरी गिरफ्तारी है वही नियमों के विरुद्ध है और उनकी कोई भूमिका नहीं है। देखिए, संजय सिंह के मामले में भी यही हुआ। आंचल, संजय सिंह को जब जमानत नहीं मिली, उन्होंने सभी अदालतों के दरवाजे खटखटाए, हालांकि उनकी एक याचिका थी जिसमें उन्होंने मेरिट्स पर सवाल उठा दिए थे, उन्होंने पीएमएलए के सेक्शंस को भी चुनौती दे दी थी कि उनकी क्या भूमिका है इसमें। तो लेकिन कोर्ट ने कल जो फैसला दिया उसमें कोर्ट ने कहा कि हम मेरिट्स पर नहीं जा रहे हैं और इसीलिए हम पीएमएलए के उन एक्ट के जो प्रावधान है, जो जिनको चुनौती दी है संजय सिंह ने, उन पर भी आगे बहस नहीं रखेंगे, हम याचिका का निपटारा कर रहे हैं। तो वो जो भी बहस है सेक्शंस को लेकर के पीएमएलए के, वो अभी भी ओपन है। अरविंद केजरीवाल को अगर यहां से राहत नहीं मिलती तो जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो अगला फोरम है, और वहां पर अपनी बातें रखेंगे। अच्छा, इस पूरे मामले में अगर हम देखें विकास, आप इसे बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण सबूत ये है कि अरविंद केजरीवाल की ये जानकारी में होना कि इस तरह का ये जो लेन देन है, ये मनी ट्रेल है, ये चल रहा है, ये बहुत पुख्ता सबूत है जो ईडी के हाथ है। ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाएगा आज की सुनवाई के लिए? देखिए, आज की जो सुनवाई है आंचल, ये जो बातें कही जा रही हैं बेसिकली ये ट्रायल में महत्वपूर्ण होंगी। अभी इसके आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को ईडी जस्टिफाई कर रही है, लेकिन अभी ईडी को इसको लेकर के बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये प्रथम दृष्टया जो आरोप हैं वो हैं, और इनको साबित करने का जो फोरम होगा वो ट्रायल कोर्ट होगा ईडी के लिए। आज जो ये सारी बातें बताई गई हैं वो इसलिए बताई जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल
अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं या बिल्कुल एक न्यूट्रल एंटिटी बता रहे हैं इस मामले में कि उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उनके खिलाफ ये गंभीर आरोप हैं। हालांकि ये इनको लेकर जो ज्यादा बहस होगी, जो जिसकी आप बात कर रही हैं कि जिनको अकाट्य एविडेंस कहें हम कि जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, वो सारी चीजें ईडी ट्रायल कोर्ट में रखेगा। इस मौके पर अभी उनको उजागर नहीं करेगा वो कि वो उसके पास क्या क्या ऐसे एविडेंस है। ये जो प्रथम दृष्टया एक मामला बनता है प्राइम मिनिस्टर, उसकी जानकारी ईडी दे रहा है और ये भी कह रहा है कि उसके पास अप्रूवर्स के स्टेटमेंट है, कौन कौन से अप्रूवर ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये अभी हाईकोर्ट में रखे जाने का मौका नहीं आया है। ये सारी बातें ट्रायल कोर्ट में आई। बहुत संक्षिप्त में आप बताना चाहेंगे, संजय सिंह की भी आज रिहाई मुमकिन मानी जा रही है? जी, संजय सिंह जैसा आप जानती है कल आदेश दे दिया गया था, उनको जमानत दे दी गई, लेकिन क्योंकि वो पहले से ही मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भर्ती थे, तो कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी। जैसे आंचल की सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता है, लेकिन उसकी शर्तें क्या है वो ट्रायल कोर्ट फिक्स करता है, यानी कितने कितने दिन पर उनको हर जो भी आदमी जमानत पर होता है उसको एक निश्चित समय पर आकर के अपनी हाजिरी देनी होती है, पासपोर्ट जमा कराना होता है, और क्या कोई शर्त ट्रायल कोर्ट इंपोज कर सकती है, वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट पर छोड़ता है। तो वो एक प्रक्रिया है जिसका पालन करने के बाद ही वो रिहा होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आज जो अरविंद केजरीवाल है उसकी याचिका पर सुनवाई है, देखेंगे सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बीजापुर, जहां नक्सली मुठभेड़ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सुबह सर्च अभियान के दौरान मारे गए 3 नक्सलियों के शव और मिले हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। कल कोरचोली के जंगल में हुई थी मुठभेड़, पहले 3 नक्सलियों के शव मिले, फिर देर शाम तक 10 नक्सलियों के शव बरामद हुए थे। आज सुबह सर्चिंग के बाद जवानों ने और 3 नक्सलियों के शव बरामद किए। करीब 8 घंटे मुठभेड़ चली थी। कल सुबह से ही डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और बस्तर बटालियन के जवानों के साथ नक्सलियों की दिन भर मुठभेड़ चली है। और रायपुर से ही हमारे संवाददाता सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमेश, हम मान सकते हैं कि नक्सलियों के दंश को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन ये चलाया जा रहा है। अभी क्या ताजा स्थिति है इस पूरे सर्च ऑपरेशन को लेकर? जी जरूर आपको बताना चाहूंगा, जो छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर है, शुरू से नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाका, इस इलाके में कहीं ना कहीं नक्सलियों की आमद की खबर मिलती रहती है। जो बस्तर पुलिस है लगातार इस इलाके में सर्चिंग कर रही थी। कल से ये सर्चिंग जारी है, सुबह 6 बजे से ये सर्चिंग अभियान जारी है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान, कोबरा बटालियन, बस्तर फाइटर और बस्तर पुलिस लगातार इस इलाके में सर्चिंग कर रहे थे। सर्चिंग के बाद करीब 18 घंटा तक नक्सलियों और जवानों के बीच में मुठभेड़ चली है। मुठभेड़ में कल शाम तक जो 10 नक्सली मारे जाने की खबर थी, और आज जो सुबह की जानकारी है, जो जवान सर्चिंग कर रहे थे तो इलाके में 3 नक्सली मारे जाने की खबर है। तो पहले चरण का जो लोकसभा चुनाव है यहाँ 19 अप्रैल को होना है, तो इसी के हिसाब से जो यहाँ पर सर्चिंग अभियान जारी है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो 7 जिले हैं जो घोर नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा जो ये इलाका है शुरू से ही घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। इन इलाकों में भी मतदान कराना अपने आप में एक चुनौती होती है। तो कहीं ना कहीं जब से बीजेपी की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में आई है, तो कहीं ना कहीं से नक्सलियों को मार गिराने, जो नक्सलियों को लगातार यहाँ पर इस इलाके में जो बस्तर का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो आमद की खबर होती थी, तो इस इलाके में वहां से उनको खदेड़ा जा रहा है। और जो बस्तर आईजी जो पी सुंदर राज है, उनसे हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 1 महीने में बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों से 40 नक्सलियों को मार गिराया है। फिलहाल उस इलाके में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है और लगातार उस इलाके में सुरक्षा के लिहाज से कोबरा, सीआरपीएफ, बस्तर फाइटर तमाम जवानों की वहां पर मौजूदगी है। लगातार इस इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। और सर्च ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो संयुक्त टीमों को मिलाकर किस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया सोमेश? जी, जो बस्तर का जो क्षेत्र है उस इलाके में मैंने पहले भी बताया कि जो काफी घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। बीजापुर जो जिला है उस इलाके में कहीं ना कहीं नक्सलियों की आमद की खबर रहती थी, जो स्थानीय पुलिस लगातार उस इलाके में सर्चिंग करते थे। तो एक संयुक्त टीम बनाएगी, संयुक्त टीम नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए, जिसमें सीआरपीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर, ये तमाम जो वहां के लोगों की भी मदद ली गई और मुखबिर की सूचना पर उस इलाके में सर्चिंग की गई। सर्चिंग करने के बाद जो उन्हें उस इलाके में जो आज जो नक्सली की जो खबर आई है, जिसमें 13 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश। आगे भी हम इस पूरी बड़ी खबर पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो नक्सलवाद पर एक बड़ा प्रहार किया गया है, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसके और जो नतीजे हैं वो सामने
हमारे पास आएंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 10। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। 9 केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत 54 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इनमें से 7 केंद्रीय मंत्रियों समेत 49 सदस्यों का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया। वहीं शेष 5 सदस्यों का कार्यकाल आज समाप्त हो जाएगा। 7 केंद्रीय मंत्रियों, शिक्षा मंत्री और आइए आपको सीधे चलते हैं आप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां गोपाल राय इस वक्त संबोधन दे रहे हैं। कल ईडी के सामने बोलने के लिए, ईडी कोर्ट के सामने ईडी को बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह है इस पूरे केस की सच्चाई। और इसी तरह से षड्यंत्र करके हमारे सभी नेताओं को और इसी तरह के षड्यंत्र करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी बिना FIR, बिना किसी आरोपी के आप मुख्यमंत्री को उठा करके आपने जेल में बंद कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल संजय सिंह जी की जो जमानत मिली है, उसने भारतीय जनता पार्टी के इस सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। और ये एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, उनके षड्यंत्रकारियों को एक हार मिली है। इसमें निश्चित रूप से जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार करवाया, उसके बाद जिस तरह से रामलीला मैदान में पूरा देश इकट्ठा हुआ, दिल्ली के लोग इकट्ठे हुए, पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। कोई मुखर होकर के बोल रहा है और कोई अपने दिल के अंदर बोल रहा है कि यह ज्यादती हो रही है, अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है अत्याचार। यह अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो रही है। हर व्यक्ति के जुबान पर यही बात है आज। ये तो अब हदें सारी पार कर रही है, ये तो तानाशाही हो रही है। दुनिया के अंदर भी आज हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है। रामलीला मैदान की रैली के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकर्ता दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के सारे साजिशकर्ता आज दबाव में, और आज उनको यह लगता है कि कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उनके लिए भारी न पड़ जाए। क्योंकि आज पूरे देश के अंदर, अगर गांव, चट्टी चौराहे से लेकर के दुनिया के अंदर, आप सुन रहे थे आप नेता गोपाल राय को, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जिस तरह से आपके तमाम नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है वो अनुचित है। और आइए अब न्यूज़ 10 में बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो रहा है। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक और केंद्र में मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी का चुनावी मोर्चा संभालेंगे। अमित शाह आज मुजफ्फरनगर में जनसभा करेंगे। इसके बाद वे मुरादाबाद में लोकसभा की कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। वहीं राजनाथ सिंह गाजियाबाद में भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के नामांकन में शामिल होंगे। अतुल गर्ग को जनरल वीके सिंह की जगह गाजियाबाद से टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश में पिछली बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के तमाम किलों को ध्वस्त किया था, लिहाजा इस बार भी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। तय रणनीति के अनुसार बीजेपी यहां की सभी 29 लोकसभा सीटों को क्लीन स्वीप करने के इरादे से चुनाव लड़ रही है। कल बीजेपी अध्यक्ष
जेपी नड्डा ने जबलपुर और शहडोल में रैली के अलावा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनावी स्थितियों का जायजा लिया। तो वहीं आज वह इंदौर और उज्जैन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो संसदीय सीट से प्रत्याशी विष्णु दत्त शर्मा पन्ना में नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान पन्ना के छत्रसाल स्टेडियम में विशाल जनसभा भी होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी पिछले हार से सबक लेते हुए कुछ रणनीतियों पर काम कर रही है। 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज कई प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। पार्टी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विवेक तनखा और अरुण यादव एक साथ आज बैतूल, होशंगाबाद, टीकमगढ़ और खजुराहो का दौरा करेंगे। बैतूल, होशंगाबाद, टीकमगढ़ और खजुराहो में कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भी शामिल होंगे। बैतूल से कांग्रेस पार्टी की ओर से पिछला चुनाव हार चुके रामू टेकाम पर भी फिर भरोसा जताया गया है। वहीं होशंगाबाद से संजय शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। टीकमगढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज अहिरवार हैं, जबकि इंडी गठबंधन के तहत खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में है। यहां से पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव चुनाव लड़ रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आगामी लोकसभा चुनावों के चलते कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र की गोंडा विधानसभा से कांग्रेस का गारंटी कार्ड बांटकर लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इस बारे में दिल्ली अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने बताया कि लोकसभा चुनावों में मतदाताओं के लिए कांग्रेस अपना गारंटी कार्ड जारी करेगी, जिसे घर घर पहुंचाने की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे करने जा रहे हैं। केरल की वायनाड लोकसभा सीट इस समय काफी सुर्खियों में है। यहां से आज कांग्रेस नेता और मौजूदा सांसद राहुल गांधी अपना चुनावी अभियान शुरू करेंगे। वायनाड से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी आज नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले उनका रोड शो भी होगा। राहुल का मुकाबला इस बार सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी और सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से है। एनी राजा भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। केरल में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा, जबकि 4 जून को नतीजे आएंगे। बात अब बिहार की करते हैं, जहां पूर्णिया लोकसभा सीट इन दिनों हॉट सीट बनी हुई है, जहां एनडीए की ओर से जेडीयू कैंडिडेट संतोष कुशवाहा ने नामांकन कर दिया है, लेकिन महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि आरजेडी ने रुपौली की विधायक बीमा भारती को सिंबल सौंपा और वह आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। उधर कांग्रेस नेता पप्पू यादव भी चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बार फिर सियासी भंवर में है। संभल, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर के बाद अब बदायूं में भी पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी उतारने में दिक्कत आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिवपाल यादव ने बदायूं सीट छोड़ने का ऐलान किया और अपने बेटे आदित्य यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भेजा। इससे सियासी घमासान तेज हो गया है। यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। दरअसल बदायूं सीट पर सपा प्रत्याशी दूसरी बार बदला जाएगा। पहली लिस्ट में धर्मेंद्र यादव को टिकट था
और दूसरी लिस्ट में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को सपा प्रत्याशी बनाया। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि चाचा शिवपाल के लिए काम करने में थोड़ी हिचक रहती है, लेकिन आदित्य के लिए हम और ज्यादा काम करेंगे और हम बंदायू से जीतेंगे। सबने मिलकर संकल्प लिया है आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने को और यहां से समाजवादी पार्टी को जिताने का ऐतिहासिक संकल्प सभी ने लिया है। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जोधपुर में केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने भी गलत किया उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन केंद्र सरकार जो कर रही है वो न्याय कम बदले की भावना ज्यादा लग रही है। जो भी इस प्रकार के प्रकरण में साजिश पूर्ण तरीके से लोग जानबूझ के ऐसा काम करते थे, चाहे कितने बड़े अधिकारी हों, किसी पार्टी से जुड़े हों, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष हो, प्रभावी हो और भविष्य में नौजवानों के जहन में एक विश्वास पैदा हो, इस दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रही है, एजेंसी का दुरुपयोग कर कर अपने विरोधियों की आवाज को दबाने का काम कर रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। नेशनल ओबीसी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के नेता पीयूष पांडा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया। ओबीसी कमीशन ने टिप्पणी की जांच करने का फैसला किया है। ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखकर 3 दिनों के भीतर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। ये अगर किसी प्रधानमंत्री श्री के उच्च पद पर बैठे हुए के प्रति ऐसी भावना, ऐसे विचार व्यक्त करते हैं कि जाति का नाम लेकर के उन्हें राम मंदिर की उद्घाटन करने का अधिकार नहीं है, अगर भावना व्यक्त करते हैं पिछड़ा जाति के व्यक्ति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, ये आपत्तिजनक निश्चित ही है। जिन्होंने शिकायत की, उचित शिकायत की है और शुभेंदु अधिकारी जी ने मुझे शिकायत भेजी है और अपेक्षा व्यक्त की है कि पिछड़ा वर्ग आयोग इस पे एक्शन ले, कार्रवाई करे। मैं निश्चित ही उनकी इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने जा रहा हूं। और 24 की चुनौती में बस इतना ही। और अब बात करते हैं आर्थिक जगत से जुड़ी एक अहम खबर की। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार और शानदार प्रदर्शन को देखते हुए देश और दुनिया की ज्यादातर रेटिंग एजेंसीज और अर्थशास्त्रियों ने भारत की ग्रोथ को लेकर अपने पहले के अनुमान में बदलाव करते हुए उसे बढ़ाया है। अब वर्ल्ड बैंक ने भी वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत के आर्थिक ग्रोथ के अनुमान को बदलते हुए इसे 6.6% बताया। यह अनुमान पिछले अनुमान की तुलना से 20 आधार अंक अधिक है। वर्ल्ड बैंक ने निवेश में वृद्धि को इसका मुख्य कारण बताया। वर्ल्ड बैंक ने अपनी बाय एनुअल दक्षिण एशिया ग्रोथ अपडेट रिपोर्ट में यह अनुमान जारी किया। रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का ग्रोथ रेट 7.5% रहा, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस के अनुमान के 7.6% से थोड़ा कम है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एडिशन की तुलना में दक्षिण एशिया के ग्रोथ की संभावनाएं थोड़ी बेहतर हुई हैं। 2024 में दक्षिण एशिया की ग्रोथ पर 0.4% और 2025 में 0.3% अधिक होने का अनुमान है। हालांकि वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान और श्रीलंका में साल भर मंदी का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी गति से आगे बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक ने सेवाओं और उद्योग में वृद्धि मजबूत रहने की उम्मीद जताई। साथ ही महंगाई दर का दबाव कम होने का भी अनुमान है, जिससे वित्तीय स्थितियों को आसान बनाने के लिए पॉलिसी बनाने की और गुंजाइश मिलने की भी उम्मीद है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं मुकुल शर्मा। मुकुल, अगर हम आर्थिक प्रगति को बल देने की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट उसी की तस्दीक करती है। बिल्कुल आंचल, अगर देखा जाए जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में संशोधन किया है, और इतना सिर्फ वर्ल्ड बैंक, तमाम जो रेटिंग एजेंसियां हैं हमने उनमें देखा किस तरीके से उन्होंने अपनी जो पहले जो अनुमान जताया था कि किस तरीके से जीडीपी की वृद्धि हमें नजर आएगी, सब ने उसमें संशोधन किया, सबको उसमें बदलाव करना पड़ा। फिर चाहे हम खासतौर से मॉर्गन स्टैनली की हम बात करें, जिन्होंने पहले 6.5% की बात कही थी, लेकिन बाद में उसको उन्होंने 6.8 किया। इसके साथ साथ S&P ग्लोबल की बात की जाए, जिसने 6.8 अनुमान जताया था।
RBI ने पहले ही अनुमान जताया था कि करीब 7% की बढ़ोतरी जो है वो लगातार हमें इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। GDP की जो दर है विकास की वो 7% रहेगी। और उसके साथ साथ तमाम ना सिर्फ जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं, अब जैसे कि आपने बताया कि जो वर्ल्ड बैंक ने भी इसमें सुधार किया है, इसमें संशोधन इसमें किया है। और इससे पहले हम देखा था IMF ने भी बदलाव किया था, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तमाम उम्मीदों से भरी हुई है, तमाम संभावनाओं से भरी हुई है। और उसी वजह से लगातार जो विकास है वो हम देख रहे हैं कि किस तेज़ गति से हो रहा है। और अब से पहले अगर देखा जाए इस तरह के जो एक भारत का स्थान है विश्व में वो उतना नज़र नहीं आता था। और आज के समय में पूरे विश्व के जो निवेशक हैं वो भारत को बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। और ये जो परसेप्शन एक बना है इसका एक कारण ये भी है क्योंकि अब से पहले हम देखते थे कि जो पूरा विश्व था, अगर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं, पहले मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में चाइना को देखा जाता था, लेकिन अब एक विकल्प के तौर पर भारत उभरता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम किसी भी देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है, तो जाहिर तौर पर और भी जो विकास है हर क्षेत्र में होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। आंचल जी, और साथ ही मुकुल, महंगाई के मोर्चे पर भी इस रिपोर्ट में ये साफ तौर पर कहा गया कि महंगाई जो है वो काबू में, जो रेंज RBI ने रखी है उसी रेंज में फिलहाल महंगाई दर चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए महंगाई नियंत्रित करने के लिए हमने देखा किस तरीके से जो नीतिगत फैसले हैं वो लिए जाते रहे हैं। और लगातार जो मॉनेटरी पॉलिसी में भी जो ऐलान किया गया था, पहले हमने देखा कि जो रेपो रेट है उसको बरकरार रखा गया है, क्योंकि कोशिश यही की जा रही है कि महंगाई को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, नियंत्रण में रख सकते हैं। और हाल ही में जो मैन्युफैक्चरिंग PMI का ऐलान किया गया था, यानी PMI इंडेक्स का जो हमने देखा था मार्च में, वो करीब 59.1 पर पहुँच गया है, जो कि बता रहा है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है वो हो रहा है, विनिर्माण क्षेत्र जो है बढ़ रहा है। और इसकी जो प्रमुख वजह है वो यही है कि हमें लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं, नए निवेशक भारत की तरफ आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो महंगाई है वो नियंत्रित है। और साथ ही जिस तरह से अगर हम Q3 पिछले साल की बात करें तो निजी खपत की बढ़ोतरी की वजह से और निवेश की वजह से हमने देखा था कि उस वक्त जो विकास दर थी वो 8.3% थी। लगातार क्रेडिट ऑफ टेक में हम बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं, और ये जो खपत में बढ़ोतरी है इस बात का भी इशारा करती है कि जब आपकी खर्च करने की क्षमता बढ़ती है तो विकास दर भी उसी के साथ आगे चलती है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही परचेजिंग पावर, जो हमारी खपत की क्षमता है, जैसे ही उसमें इजाफा होगा तो इस बात का ये संकेत करता है कि आपकी जो आमदनी है, जो आपकी आय है, उसमें इजाफा हो रहा है। और लगातार जो आंकड़े हैं उनको हम झुटला नहीं सकते हैं, कोई ऐसे नहीं कि बेबुनियाद बात जो है वो कर दी जाती हो। लगातार जो आंकड़े हैं उन पे गौर किया जाए, और पूरा विश्व, हम अगर इस तरह का कोई कहता है कि शायद ये जो बात है सही नहीं है, आंकड़े सही नहीं है, लेकिन पूरा जो विश्व है इन आंकड़ों पर अपना विश्वास जता रहा है, और उसी वजह से लगातार जो रेटिंग्स अभी तक आई थी उनमें संशोधन किया जा रहा है, उनमें बदलाव उनको करना पड़ रहा है। बिल्कुल, इसलिए लगातार वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत रहेगा दक्षिण एशिया के विकास का इंजन। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ने से पहले एक रुख देखते हैं सुर्खियों की तरफ फिर से। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। कल ही ईडी ने गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए कहा, आपने सीएम केजरीवाल के जरिए की मनी लॉन्ड्रिंग। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में संभालेंगे चुनावी मोर्चा। उधर इंदौर, उज्जैन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद राजस्थान रवाना होंगे जेपी नड्डा। ओम बिरला कोटा से भरेंगे नामांकन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज से दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन, तो वहीं राहुल गांधी वायनाड से शुरू करेंगे अभियान। नामांकन भरने से पहले करेंगे रोड शो। सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा भी राहुल के खिलाफ भरेंगी पर्चा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कल हुए मुठभेड़ में आज सुबह 3 और नक्सलियों के शव बरामद। अब तक 13 नक्सलियों की मौत। सर्च अभियान जारी। भारत में आर्थिक मोर्चे पर आई अच्छी खबर। 2025 में 6.6% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड बैंक ने जताया अनुमान। मुंबई में आज से भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक। 3 दिन की समीक्षा बैठक में रेपो रेट में कटौती होने की उम्मीद।
और ताइवान की राजधानी ताइपे में भूकंप से तबाही, जापान और फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी। भारत ताइपे एसोसिएशन ने वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत स्थिति में बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024 के आखिरी महीने में भारत के विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शानदार प्रदर्शन रहा। इस क्षेत्र का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मार्च में बढ़कर 59.1 पर पहुंचा, जो कि 16 साल में सबसे उच्चतम आंकड़ा है। देखिए उससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। इसकी मानगी हाल ही में जारी PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में भी देखने को मिली है। HSBC इंडिया PMI के अनुसार मार्च में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ 16 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। मार्च में PMI 59.1 पर पहुंच गया। ये फरवरी में 56.9 था। PMI बेहतर होना इकोनॉमी के सेंटीमेंट के बारे में बताता है। सरल शब्दों में कहें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां, ऑर्डर, बिजनेस एक्टिविटी को मापने का जरिया है PMI। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई तेजी के मुख्य कारणों की बात की जाए तो नए ऑर्डर मिलना और महंगाई का कम होना। घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों से नए काम का इनफ्लो मजबूत हुआ। खरीद की मात्रा में तेज दर से इजाफा। निर्माताओं द्वारा मार्च में अतिरिक्त रोजगार के अवसर। इसके साथ ही देश में मोबाइल फोन का उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान करीब 4.10 लाख करोड़ रुपए मूल्य के मोबाइल फोन का उत्पादन होने का अनुमान है, जो एक साल पहले के मुकाबले करीब 17% अधिक है। मोबाइल फोन विनिर्माताओं के संगठन इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के शुरुआती अनुमान में जानकारी निकल कर आई है। हालांकि अंतिम आंकड़े पर काम अभी जारी है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिहाज से PMI के आंकड़े काफी सकारात्मक हैं, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज से शुरू होगी। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली बैठक है। RBI गवर्नर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में रेपो रेट में कटौती होने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष की अंतिम बैठक में MPC ने रेपो रेट में लगातार छठी बार कोई बदलाव नहीं किया था। इसे 6.5% पर स्थिर रखने का फैसला किया गया था। UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत में कम होती गरीबी और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष का नेतृत्व करने में भारत की प्रगति वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। अक्षय पात्र के 40 लाख बच्चों को खाना खिलाने के लक्ष्य से प्रेरित होकर हम वसुदेव कुटुंबकम को साकार कर रहे हैं। Heart of this vision, we are taking bold steps, especially in eradicating poverty. Our actions today are painting the canvas of tomorrow. It's a journey of hope, a journey of change. And we've already made history. Over 415 million people in India have stepped out of poverty. Among the 25 countries, we showcased millets, our heritage crop, to the world. The Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman initiative is a giant leap towards zero hunger. It's nurturing over 100 million children across 1 million schools, incorporating millets, marking a stride forward in the global fight against hunger. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। कपड़े की दुकान में आग लगने से 7 लोगों की मौत हुई है। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद रहीं। जिस बिल्डिंग में आग लगी वह 3 मंजिला इमारत थी। ग्राउंड फ्लोर पर कपड़े की दुकान थी जिसमें आग लग गई। फिलहाल सभी शवों को छत्रपति संभाजी नगर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया और प्रशासन द्वारा जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक कार शोरूम में आज सुबह भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन वैशाली से मुख्य अग्निशमन अधिकारी और वैशाली सहित 4 फायर टैंकर यूनिट घटनास्थल के लिए रवाना हुए और आग पर काबू पाया। आग कार्यालय के हिस्से में लगी थी और जिस तरफ कारें खड़ी थी उस ओर तेजी से बढ़ रही थी। गनीमत यह रही कि अग्निशमन कर्मियों ने उस हिस्से को जलने से बचा लिया।
बात काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, जहां दंत चिकित्सा संकाय में प्रोफेसर राजेश बंसल ने टाइटेनियम कार्बन मिश्रित उपकरण बनाया। इसे दंत प्रत्यारोपण के लिए पेटेंट मिला है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में प्रोफेसर बंसल ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि कैसे ये पहले के तमाम जो उपकरण हैं उनसे काफी बेहतर काम करता है। दंत चिकित्सा के प्रोफेसर हैं डॉक्टर राजेश बंसल जी। बंसल साहब ने एक बड़ा काम किया है, टाइटेनियम और कार्बन को मिलाकर इम्प्लांट पे उसको पेटेंट मिला है। डॉक्टर साहब, ये किस तरह का पेटेंट मिला है आपको और क्या काम है आपका? यह एक पेटेंट हम लोगों को, जैसे डेंटल इम्प्लांट एक होते हैं, डेंटल इम्प्लांट बेसिकली धातु के बने हुए स्क्रू के जैसे सिलेंड्रिकल चीज़ें होते हैं, जिनको अगर हम हड्डी के अंदर ड्रिल करके लगा दें तो वो एक आर्टिफिशियल रूट की तरह एक बार ड्रिल करके लगाने के बाद वो उससे हड्डी से जुड़ जाता है और उसको फिर आर्टिफिशियल रूट के ऊपर जैसे एक नॉर्मल क्राउन या कैप लगाते हैं, तो उस तरीके से जब लगा देते हैं तो वो इम्प्लांट और क्राउन मिलके एक नकली दांत की तरह काम करते हैं, जो कि फिक्स हो जाता है हड्डी से। ये है, ये जो नया मटेरियल हमने बनाया है, इसके अंदर बेसिकली टाइटेनियम एक टफ मटेरियल है, यानी ये मजबूत धातु भी है और ये साथ ही साथ डक्टाइल है, थोड़ा सा लचीला है। बहुत सारे मटेरियल मजबूत होते हैं, जैसे डायमंड भी बहुत मजबूत है, लेकिन वो लचीला नहीं है। तो टाइटेनियम की विशेषता है कि लचीला भी है, हल्का भी है और स्ट्रेंथ बहुत है, टूटता नहीं है। ये इसी संबंध में हमको पेटेंट मिला है, इसका सर्टिफिकेट है ये। अच्छा, आपको और किस तरह की, चूंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बड़ा विश्वविद्यालय है, और किस तरह की मदद अन्य विभागों से मिली? काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक विशेष विश्वविद्यालय है, ऐसा जो है देश में मुझे नहीं लगता कोई होगा, विदेश में भी कहाँ है मुझे नहीं पता। यही है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हो सकता है, मुझे लगता है वो कहीं हो नहीं सकता। टाइटेनियम और कार्बन का आपने बनाया है, एक तो मैं चाहूँगा कि आप मॉडल दिखा दें, और दूसरा ये किस तरह से बेहतर साबित होगा जो आपने ये नया प्रयोग किया। हमने जो एक काम शुरू किया था वो क्यों शुरू किया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। जैसे यहाँ पे मैं एक नमूना है, ये एक ऐसे मरीज का जिसकी कि सारे दांत निकल चुके हैं। इस टाइप का एक हम जबड़ा लगाया जाता है, जो सब लोग इसको जानते हैं। ये जबड़ा जो है ये लगातार ऐसे 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 खिसकता रहता है, हिलता रहता है। तो जो बूढ़ा आदमी है वो खिसकने की वजह से पता चला ना तो ढंग से बात कर पा रहा है, ना खा पा रहा है, और उसका कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हड्डी के अंदर जैसे हमने ये 2 इम्प्लांट लगा दिए यहाँ, ये धातु के बने हुए हैं, तो ये एक टफ मटेरियल, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, हड्डी से जुड़ गए 2 इम्प्लांट। इनके ऊपर ये गोल गोल बोल जैसा है और इसके अंदर हमने एक कटोरी जैसा बनाया हुआ है, और ये इसके ऊपर जाके जब यूँ बैठ जाता है तो ये कट से करके बैठ गया, तो ये बार बार निकल के भागेगा नहीं और डोलेगा नहीं। तो इससे अबाउट 5-6 गुना ज़्यादा क्षमता बढ़ जाती है मरीज की चबाने की। आज की तारीख में अगर कोई ऐसा बूढ़ा आदमी है जो ये कहे कि भाई मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 10 में से कोई एक मरीज में उसको फ्री भी करते हैं। डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़। और आइए रुक करते कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। ताइवान की राजधानी ताइपे में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई। हुआलिन इलाके में भूकंप के जोरदार झटके के कारण कई बिल्डिंग्स ध्वस्त हुई। यहां स्पीड ट्रेन सर्विस पर रोक लगा दी गई है और इस बीच जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने 1 से 3 मीटर तक की सुनामी की चेतावनी दी। जापान ने दक्षिणी द्वीप समूह ओकिनावा के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की। फिलीपींस में भी सुनामी की चेतावनी दी गई। ताइपे में इसे 25 साल में सबसे बड़ा भूकंप कहा जा रहा है। जापान के ओकिनावा में विमान सेवाओं पर रोक लग गई है। पूर्वी ताइवान के तट पर आए भूकंप के मद्देनजर ताइवान में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों की सहायता, मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण के लिए भारत ताइपे एसोसिएशन ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सभी नागरिक मदद के लिए मोबाइल नंबर 09052247906 और ईमेल ad.ita@mea.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सलाह का पालन करने का भी अनुरोध किया गया। साथ ही ITA ताइवान ने भारतीय नागरिकों से ज्यादा लोगों को अपने स्थानीय नेटवर्क के जरिए अधिकारियों द्वारा जारी सलाह की जानकारी साझा करने की अपील की है।
खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को जहर दिया गया था, जिन्हें उनकी निजी आवास पर नजरबंद किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचता है तो इसके जिम्मेदार सेना प्रमुख होंगे, क्योंकि एक खुफिया एजेंसी के सदस्य इस्लामाबाद में उनके बानीगाला आवास और रावलपिंडी में अदियाला जेल में सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके शरीर पर चोट के भी निशान हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका में अवैध रूप से आने वाले अप्रवासियों पर निशाना साधा। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में एक भाषण के दौरान दावा किया कि अवैध रूप से मेक्सिको के साथ सीमा पार करने वाले अप्रवासी अपने घरेलू देशों की जेलों और आश्रयों से भाग गए हैं और अमेरिका में हिंसक अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं शोधकर्ताओं का कहना है कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोग मूल निवासी नागरिकों की तुलना में उच्च दर पर हिंसक अपराध नहीं करते। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से फोन पर बात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों समेत नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात नवंबर 2023 में कैलिफोर्निया के वुडसाइड में शिखर वार्ता के दौरान हुई थी और उसके बाद दोनों के बीच अब पहली बार फोन पर बातचीत हुई है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मॉन्टेग्रो ने आम चुनाव जीतने के बाद शपथ ली। डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन ने 10 मार्च को चुनाव में मौजूदा सोशलिस्ट पार्टी पर मामूली अंतर से जीत हासिल की। मॉन्टेनेग्रो ने विनम्रता, देशभक्ति की भावना और बातचीत की क्षमता के साथ काम करने का वायदा किया। साथ ही उन्होंने विपक्ष से भी सहयोग की अपील की है। पश्चिम अफ्रीका के देश सेनेगल में बिसेरो डियोमाए फे ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद शपथ ली। उन्होंने देश में स्थिरता बहाल करने और आर्थिक प्रगति लाने का वायदा किया। शपथ ग्रहण में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू, घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफू एडो और अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष मौसा फाकी महामद सहित 1 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्षों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तुर्की के मध्य इस्तांबुल के नाइट क्लब में आग लगने से करीबन 29 लोगों की मौत हुई। गवर्नर कार्यालय ने कहा कि एक घायल व्यक्ति की हालत अस्पताल में गंभीर है। तुर्की के न्याय मंत्री यलमाज टुनक ने कहा कि प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच जो है वो कर रहा है और 5 लोगों को हिरासत में लेने के आदेश दे दिए गए हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में कोर्ट ने 6 सप्ताह के गर्भपात प्रतिबंध को मंजूरी दी है। अदालत ने लंबे समय से चले आ रही गोपनीयता सुरक्षा को पलटकर 6 सप्ताह के गर्भपात प्रतिबंध की अनुमति दी। इसके साथ ही न्यायाधीशों ने फ्लोरिडा के मतदाताओं को गर्भपात नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका इन दिनों छोटे जहाजों को बाल्टीमोर बंदरगाह पर नेविगेट करने की दिशा में काम कर रहा है। इस कोशिश में एक दूसरा चैनल खोला गया। उसका उद्देश्य वहां फंसे पुल और जहाज को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करना है। नया चैनल मलबे के उत्तर की ओर 11 फीट के साथ खुला है। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के अंतर्गत आने वाले बाल्टीमोर शहर में बड़ा हादसा हुआ था। रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। आईपीएल में आज विशाखापट्टनम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम फिलहाल 7वें स्थान पर है, जबकि केकेआर की टीम दूसरे स्थान पर। आईपीएल में इन दोनों टीमों के बीच अब तक 32 बार मुकाबले हुए हैं, जिसमें केकेआर ने 16 बार तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 15 मुकाबले जीतने में सफलता हासिल की। एक मैच का नतीजा नहीं निकल पाया। आईपीएल में मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए मुकाबले में लखनऊ की टीम ने बाजी मारी और उन्होंने आरसीबी को 28 रन से हरा दिया। मैच में आरसीबी ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने क्विंटन डीकॉक के 81 और निकोलस पूरन के 40 रन के बल पर 5 विकेट पर 181 रन बनाए। 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की टीम ने 19.4 ओवर में 153 रन पर वो सिमट गई और लखनऊ की ओर से मयंक यादव ने 3 विकेट हासिल किए। लखनऊ की पिछले 3 मैचों में दूसरी जीत रही।
आईपीएल के सीजन में गेंदबाज जो तेजी से अपने नाम को पहचान दे रहा है वो नाम है मयंक यादव का। मयंक लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अब तक बेहतरीन प्रदर्शन करते आए। उन्होंने अपने प्रदर्शन से आईपीएल के सीजन में सभी टीमों का ध्यान खुद की ओर खींचा। देखिए रिपोर्ट। इंडियन प्रीमियर लीग ने देश को कई क्रिकेटर्स दिए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम को नई पहचान दी है और इस पहचान ने देश को भी क्रिकेट के खेल में एक नया आयाम दिया है। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और अब इस कड़ी में एक और नाम तैयार हो रहा है। नाम है मयंक यादव। भारत और लखनऊ सुपर जायंट्स के नए तेज गेंदबाजी सनसनी मयंक यादव लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। लखनऊ की पंजाब किंग्स के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और लगातार 2 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच बने। मयंक ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 4 ओवर में महज 14 रन देकर 3 विकेट झटके, जिसके चलते उनकी टीम बेंगलुरु को 28 रन से हराने में कामयाब रही। वहीं इससे पहले पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट झटके थे। मयंक ने आरसीबी के खिलाफ मैच में इस सीजन की सबसे तेज गेंद भी फेंकी। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। दरअसल पंजाब के खिलाफ मयंक ने 155.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। वहीं बेंगलुरु के खिलाफ उन्होंने 156.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर अपने ही रिकॉर्ड में सुधार किया। ये सीजन की अब तक की सबसे तेज गेंद है। मयंक उमरान मलिक के बाद 156 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज हैं। वहीं ओवरऑल इस लीग में वो ऐसा करने वाले 5वें गेंदबाज हैं। तो निश्चित रूप से मयंक यादव रफ्तार के नए बादशाह के तौर पर सामने है, जिनके आगे पूरा भविष्य है। जरूरत है तो सिर्फ अपने प्रदर्शन के ग्राफ को ऊपर बनाए रखने की और जमीनी हकीकत को पहचानते हुए अपनी हर कमी पर कंट्रोल करने की। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बात मोरक्को की, जहां खेली जा रही टेनिस की मार्केश ओपन में भारत के सुमित नागल ने शानदार खेल दिखाते हुए खुद को अंतिम 16 में पहुंचाया। नागल ने मंगलवार को फ्रांस के क्वारंटीन माउटेट को 4-6, 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। नागल की ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंचने के बाद ये पहली टूर लेवल की जीत रही। अमेरिका की डैनियल कॉलिंस चार्ल्सटन ओपन के अगले दौर में पहुंचने में कामयाब रही। डैनियल कॉलिंस ने स्पेन की पाउला बडोसा को 6-1, 6-4 के सीधे सेट्स में पराजित कर अगले चरण में अपनी जगह बनाई। और फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।